दिक्कत इस चैप्टर में आती है कि रिएक्शन से भरा हुआ चैप्टर है, इसमें कोई थियोरेटिकल रिएक्शन है सारी की सारी, ठीक है। दिक्कत है कि इसमें एक तो रिएक्शंस हैं, फुल ऑफ रिएक्शंस, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ रिएक्शंस है। दूसरी दिक्कत क्या है कि उन रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स तुम्हें याद करने हैं, समझ के याद करने वाली बात है। मतलब एक होता है रट्टा लगाना बिल्कुल ही, यहाँ समझ के याद करना है। तो जितना याद कर पाओगी उतना अच्छा रहेगा, अदरवाइज दिक्कत आएगी इसमें। मतलब कोशिश करना कि डेली पढ़ते रहो इस चैप्टर को, तभी ये चैप्टर आसान लगेगा। क्योंकि अभी तक मैंने जितनी बार भी ये चैप्टर कराया है, उतनी बार ये चैप्टर मुश्किल लगा है इस साल अभी तक, ठीक है। मैं 15 में पढ़ा रहा हूँ तो वहां पे भी चैप्टर शुरू हो रखा है, वहां पे भी बच्चों को सही नहीं लग रहा है एंड समझ ही नहीं आ रहा है खैर उनको तो भी चल क्या रहा है। एंड एक्सप्रो में भी मुझे लगता है कि काफियों को दिक्कत आ रही है। खैर देखते हैं कि हमारा चैप्टर कैसा रहता है। 3 पार्ट्स है इसमें, 4 पार्ट्स। एल्कीन, पहले एल्केन आएगा, फिर एल्कीन आएगा, फिर अल्काइंस आएंगे एंड लास्ट में बेंजीन आएगा। जब ये 4 पार्ट्स हो जाएंगे तो अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। इन 4 पार्ट्स में हमने करना क्या क्या है, प्रिपरेशन पढ़नी है, ठीक है। प्रिपरेशन के बाद इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, बस और कुछ नहीं है पूरे चैप्टर में। हर एक कंपाउंड के लिए अलग अलग होगा, एल्केन के लिए प्रिपरेशन, फिर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इस तरीके से चलता जाएगा। मेरे हिसाब से चैप्टर बहुत इजी गोइंग है अगर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा जाए। तो एल्केन से शुरू करते हैं। एल्केन्स होते क्या हैं साक्षी? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड्स, या कह सकते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड का मतलब भी यहाँ पे क्या है, हैविंग ओनली सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स, हैविंग ओनली सिंगल covalent bonds. So these are saturated hydrocarbons having only single covalent bonds with the general formula, with general molecular formula. इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता था, CnH2n+2। यही होता था। जैसे मीथेन है, जितने कार्बन है हाइड्रोजन डबल से 2 ज्यादा हैं। अगर हम इथेन की बात करें, इथेन में 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने होंगे, डबल कर दो तो 4, डबल से 2 ज्यादा कर दो तो 6, ठीक। तो सबसे पहले काम से शुरू करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स के अंदर जो सबसे पहली रिएक्शन है हमारी, वो हमने बचपन में पढ़ी हुई है, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स और अल्काइंस। फर्स्ट है बाय हाइड्रोजनेशन of alkenes या अल्काइंस। हाइड्रोजनेशन क्या होता था, देखो, अगर अपने पास कोई भी अल्कीन है, ठीक है, कोई भी अल्कीन है, उसको अगर हम हाइड्रोजन से रिएक्ट कराएं इन प्रेजेंस ऑफ अ सुटेबल कैटलिस्ट, यहाँ पे कैटलिस्ट क्या क्या है वो अभी हम देखेंगे। इन प्रेजेंस ऑफ अ सुटेबल कैटलिस्ट, तो होता क्या है, जो डबल बॉन्ड है ये कन्वर्ट हो जाता है सिंगल बॉन्ड के अंदर, ठीक है। डबल बॉन्ड कन्वर्ट्स इनटू अ सिंगल बॉन्ड और दोनों कार्बन्स पे एक एक हाइड्रोजन आके लग जाता है। एंड इस रिएक्शन को ही हम क्या नाम दे रहे हैं, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन,
ठीक, जैसे अगर अपने पास इथीन है, अगर हम उसको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट कराएं in presence of nickel as a catalyst at around 180 degree Celsius temperature, तो होता क्या है, CH2, देखो CH2 था, अब डबल बॉन्ड की जगह क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड, एक एक हाइड्रोजन और लग गया, तो CH3 बन गया। ठीक, सिमिलरली अगर अपने पास कोई अल्काइन है, अपने पास क्या है, कोई अल्काइन, पहले वो 1 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ अ सुटेबल कैटलिस्ट, ट्रिपल बॉन्ड का बन जाता है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड, और एक एक हाइड्रोजन आ जाता है। फिर ये फिर से हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में जो अभी अभी डबल बॉन्ड बना है, वो फिर से हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, अगेन इन प्रेजेंस ऑफ अ सुटेबल कैटलिस्ट, और ये जो डबल बॉन्ड बना है, ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट कर देता है सिंगल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड है ये कन्वर्ट हो जाता है सिंगल बॉन्ड में। 2 हाइड्रोजन तो पहले लगे हुए थे, 2 और लग जाएंगे। एल्कीन में बस एक ही बार रिएक्शन हो रही है, एल्कीन में क्या हो रहा है, एक ही पाई बॉन्ड है, तो वो पाई बॉन्ड टूट के सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड। लेकिन अल्काइन में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड का पहले डबल बॉन्ड बनता है, फिर डबल बॉन्ड भी किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सिंगल बॉन्ड में। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे जो नोट रखना है कि रिएक्शन कैन नॉट बी स्टॉप्ड एट एल्कीन स्टेज, रिएक्शन कैन नॉट बी स्टॉप्ड एट एल्कीन्स स्टेज। हम एल्कीन स्टेज पे रिएक्शन को नहीं रोक सकते। अगर आपके पास कोई अल्काइन भी है, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये सीधा सीधा 2 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, सीधा सीधा किससे रिएक्ट करेगा, 2 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, एंड एल्केन बन जाएगा। समझ आ रहा है साक्षी, ये नहीं? ठीक है सर। पहले इतना नोट करो, फिर कैटलिस्ट के बारे में देखते हैं। यहां से ना, एल्केन से करो नोट। इस रिएक्शन के अंदर जो कैटलिस्ट हम यूज करेंगे वो निकल हो सकता है। वैसे तो रिएक्शन याद आ गई होगी, 10th में की है या नहीं? सर शायद खट्टू की थी, वैसे याद नहीं है। ठीक है, फिर देख रहे हैं। निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, ठीक है, और हम यूज करते हैं रेने निकल। रेने निकल, रेने निकल क्या है, इट इज अ एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ निकल, इट इज एक्टिवेटेड form of nickel, it is an alloy of nickel 50 by 50% ratio, it is an alloy of nickel and aluminium, 50% nickel, 50% aluminium,
ठीक, हम यहाँ पे निकल यूज कर सकते हैं, प्लैटिनम यूज कर सकते हैं, पैलेडियम यूज कर सकते हैं, या रेने निकल यूज कर सकते हैं, जो हम कैटलिस्ट वहां पे लिख रहे थे। कोई डाउट? नो सर। नोट कर लो कैटलिस्ट चारों। इस बार जो जीओसी में हमने टॉपिक किया था प्यूरिफिकेशन वाला, उसमें से पक्का क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि जीओसी 11 नंबर का है, तो प्यूरिफिकेशन वाला टॉपिक छोड़ना मत गलती से भी। सर कुछ सारी पूरी प्रोसेस आएगी? मतलब इस बार पक्का आएंगे वहां से। पहले तो जीओसी कम नंबर का होता था, इस बार 11 नंबर का है देखो, तो कोई ना कोई प्रोसेस पूरा आएगा इस बार। और मोस्ट प्रोबेबली कहीं ना कहीं मुझे लगता है क्रोमेटोग्राफी आएगी, क्योंकि मैंने जब भी प्रोसेसेस आते हुए देखे हैं तो क्रोमेटोग्राफी नंबर 1 पे रहती है इसमें, या ड्यूमास प्रोसेस आएगा, ऐसा कुछ प्रोसेस पूछने वाले हैं इसमें, पक्का पूछेंगे। तभी 11 नंबर का रखा है देखो, इतना बड़ा उसकी वेटेज है नहीं था। देख लीजिए। यस सर। साक्षी, क्या हम मीथेन बना सकते हैं इस रिएक्शन से या नहीं? नहीं सर। क्यों? सर क्योंकि एक बॉन्ड तो कार्बन के साथ फॉर्म हो रहा है। बेसिकली जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है वो क्या है, एक एल्कीन या एक अल्काइन। स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, एक एल्कीन या अल्काइन। एल्कीन या अल्काइन बनाने के लिए हमें कम से कम कितने कार्बन चाहिए होते हैं? 2 कार्बन। क्लियर? तो ये नोट कर लो, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। Methane cannot be prepared by this method because starting alkene or alkyne must contain at least 2 carbon atoms. तो इस मेथड से हम प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं मीथेन को। ये दूसरा पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब भी हम प्लैटिनम, पैलेडियम या रेने निकल यूज करते हैं तो रिएक्शंस रूम टेम्परेचर पे हो जाती हैं, लेकिन जब हम निकल यूज करते हैं तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट है। अब the hydrogenation of reaction of unsaturated hydrocarbon, मतलब alkene or alkyne, using nickel at a temperature of 523 to 573 Kelvin is known as Sabatier-Sindrenson's reaction या reduction। तो ये पहली रिएक्शन है बाय नेम Sabatier-Sindrenson's एंड रिएक्शन, रिडक्शन भी कह सकते हो, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ही तो हो रहा है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है तो रिडक्शन भी कह सकते हैं। बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि अगर तुम कोई भी एल्कीन या अल्काइन लो, उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करो, लेकिन अब कैटलिस्ट इन्होंने फिक्स कर दिया कि कैटलिस्ट कौन सा लेना है, निकल, और कोई कैटलिस्ट नहीं लेना है, निकल एज अ कैटलिस्ट लेना है। एंड टेम्परेचर चाहिए होगा इसमें अराउंड, तुम्हें एग्जैक्ट टेम्परेचर याद करने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसे करो 500 टू 600 केल्विन, ऐसे याद करो 500 टू 600 केल्विन। तब जाके होगा क्या, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, एंड एक एक हाइड्रोजन लग जाएगा। एंड इस रिएक्शन को हमने क्या नाम दिया है, सेबेटियस-सिंड्रेंस रिएक्शन। नोट करो इसे। फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, प्रिपरेशन ऑफ एल्केनी है, पहला था बाय हाइड्रोजनेशन, सेकंड मेथड आ जाएगा फ्रॉम
अल्काइल हलाइड्स। अल्काइल हलाइड्स क्या होते हैं? बेसिकली अगर किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ हैलोजन लगा हो, अगर किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ हैलोजन लगा हो तो उसको हम अल्काइल हलाइड बोलते हैं। जैसे अगर हम CH3 के साथ क्या लगा दें, Cl, तो ये एक अल्काइल हलाइड है। अगर हम लेते हैं CH3CH2, उसके साथ हम Br लगा दें तो ये एक अल्काइल हलाइड है। तो अगर किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ हैलोजन लगा हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? अल्काइल हलाइड। अब यहाँ पे हम अल्काइल हलाइड से कैसे प्रिपेयर करते हैं? बाय यूजिंग वुड्स रिएक्शन, by using Woods reaction. WURTZ, Woods reaction. वुड्स रिएक्शन में क्या होता है? देखो ध्यान से, हमें 2 मोल अल्काइल हलाइड लेने हैं, 2 मोल अल्काइल हलाइड लेने हैं, रिएक्ट करवाना है विद 2 मोल्स ऑफ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब थोड़ा ध्यान से समझो इसे। हैलोजन को हटाना है, RX था, हैलोजन को हटाना है, बॉन्ड को नहीं हटाना है, हैलोजन को हटाना है। जहां पे हैलोजन लगा हुआ था ये समझो कि वहां पे अब शीशा है, ये समझो कि इस बॉन्ड में यहाँ पे शीशा लगा हुआ है, तो उसकी मिरर इमेज बना देनी है। क्या बना देना है? मिरर इमेज बना देनी है। और +2 मोल्स ऑफ NaX बाय प्रोडक्ट। दोबारा समझो, अगर हम 2 मोल अल्काइल हलाइड लेते हैं, उसको 2 मोल सोडियम से रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, होता क्या है? हैलोजन बाहर चला जाता है, हैलोजन इज रिमूव्ड, ठीक है, हैलोजन इज रिमूव्ड। और जहां पे हैलोजन लगा हुआ था वहां पे हम ये समझते हैं कि शीशा लगा हुआ है और उसकी मिरर इमेज बना देते हैं, आर के सामने आर लगा देते हैं। मिरर इमेज इज ड्रॉन, मिरर इमेज इज ड्रॉन। ये याद करने का तरीका है बस, कि हैलोजन हटा दो और उसके सामने उसकी क्या बना दो? मिरर इमेज बना दो। साथ में क्या मिलेगा? हमेशा 2 मोल NaX। कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लो हम CH3Cl लेते 2 मोल, इसको हम रिएक्ट कराते 2 मोल सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर को हम शॉर्ट में DE लिखा करेंगे, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो देखो क्या करना है, Cl को हटाना है, हटा दिया Cl को, बॉन्ड वहीं रहेगा, सिर्फ Cl बाहर गया है, बॉन्ड बाहर नहीं गया। ठीक, इसके सामने इसी की फोटो बना देनी है, +2 मोल्स ऑफ NaCl। कोई डाउट साक्षी? क्लियर? ये नहीं? यस सर। ठीक है साक्षी, जहां ना समझ आए बता देना, ऐसा ना हो कि रह जाए चीजें। ठीक है, अगर कहीं पे भी लगे कि नहीं समझ आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस साथ के साथ बता देना कि ये टॉपिक नहीं समझ आया। हो सकता है फिर किसी और मेथड से ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए। तो देखो सिंपल सा है, बस पूरा कंपाउंड ऐसा का ऐसा ही है। पहले तो तुम्हें रिएक्शन पहचाननी है। देखो इस चैप्टर में दिक्कत क्या है कि जब जब चैप्टर खत्म होगा तकरीबन तकरीबन 30 के आसपास रिएक्शन हो जाएंगी, 30+। जब ये पूरा चैप्टर खत्म होगा तो 30+ रिएक्शंस होंगी हमारे पास। 30+ रिएक्शंस होने के चक्कर, पहले तो तुम्हें रिएक्शन पहचाननी होगी कि रिएक्शन कौन सी हो रही है। अभी तो हमें पता है ना कि वुड्स रिएक्शन कर रहे हैं, बाद में क्या होगा कि बहुत सारी रिएक्शंस हो जाएंगी। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि समझ ही नहीं आता कि कौन सी रिएक्शन लगानी है। वो कैसे समझ आएगा? तुम्हें याद करना होगा कि अल्काइल हैलाइड है,
तो सोडियम के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कौन सी रिएक्शन होगी? वुड्स रिएक्शन होगी। अल्काइल लाइट सोडियम के साथ रिएक्शन करके क्या देता है? वुड्स रिएक्शन बनाता है। अब वुड्स रिएक्शन में क्या होता है? हैलोजन बाहर चला जाता है, उसके सामने उसकी मिरर इमेज बन जाती है। इस तरीके से याद करना होगा इन चीजों को। पहले रिएक्शन पहचाननी होगी। रिएक्शन कैसे पहचानोगे? रिएक्टेंट्स को देख के, रिएजेंट्स को देख के। फिर रिएक्शन पहचानने के बाद ये भी पता होना चाहिए कि उस रिएक्शन में करना क्या है। जैसे हाइड्रोजनेशन में हमें पता है कि अगर हमें एल्कीन या अल्काइन दिखा और उसको हाइड्रोजन से रिएक्ट कराना है तो हमें बस सिंगल बॉन्ड बनाना है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा देने हैं। ऐसे ही वुड्स रिएक्शन में क्या करना है? हैलोजन को बाहर निकालना है। जैसे मैंने यहाँ पे Br को बाहर निकाल देना है, हैलोजन को बाहर निकाल के उसके सामने उसकी मिरर इमेज बना देनी, उसके सामने उसकी मिरर इमेज बना देनी। और साथ में क्या मिलेगा? हमेशा 2 मोल्स ऑफ Na। अब यहाँ पे X क्या है? Br, तो Br मिल जाएगा। गुड आउट। नो सर क्लियर। नोट करो इसे। मुझे एक रिएक्शन में तुम्हें देता हूँ, मुझे इसका प्रोडक्ट बताओ। एक तो इसी का प्रोडक्ट बता दो along with the IUPAC name of the product। चलो पहले इसका तो बताओ, फिर आगे देखते हैं। बताओ। नहीं साक्षी, यह बन गया है। नहीं करना। देखो, सिर्फ हैलोजन को बाहर निकालना है, बॉन्ड वही रहेगा, बॉन्ड कहीं नहीं जा रहा है, बॉन्ड वही रहेगा। अब इसके सामने इसकी फोटो बना दो, मिरर इमेज बना दो। तो अगर हम इसी बॉन्ड के साथ इसकी मिरर इमेज बनाने की कोशिश करें तो ये CH के सामने CH आ जाएगा, CH3 के सामने CH3 आ जाएगा, इसके सामने CH3 आ जाएगा। कोई डाउट? क्लियर या नहीं? बेसिकली जहां से क्लोरीन निकलेगा बस वहीं पे बॉन्ड वही रहेगा। देखो ये बॉन्ड वही है, बस यहाँ पे क्या बन गई है? इसकी मिरर इमेज। कोई डाउट? इससे समझ आ गया। आंसर ऊपर हमने 2 एल्काइल ग्रुप लिखे थे, वो नहीं होने चाहिए हाँ, 2 हर मोल केस तो, में। 2 हर एक में 2। एंड इसका IUPAC नेम, IUPAC नेम क्या होगा साक्षी? ये लॉन्गेस्ट चेन रहेगी। अगर ये लॉन्गेस्ट चेन रहेगी तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो 2,3 डाई मिथाइल
butane along with 2 moles of NaCl. Good out. नो सर। ठीक है, करो इसे भी नोट। आसान। इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं वुड्स रिएक्शन की। तो बेसिकली इन वुड्स रिएक्शन alkyl halide is treated with sodium, in presence of dry ether to form a symmetrical alkane with even number of carbons, क्लियर या नहीं? सिमेट्रिकल अल्केन क्यों? देखो ध्यान से, हमने सिमेट्रिकल वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि हम उसी के सामने उसकी फोटो बना रहे हैं ना, हैलोजन बाहर निकाल के एक मिरर इमेज बना रहे हैं। मिरर इमेज बना रहे हैं तो मतलब हम इसको बीच में से 2 हिस्सों में काट सकते हैं, इसको 2 हिस्सों में काट सकते हैं, इसको 2 हिस्सों में काट सकते हैं। तो ये जो एल्केन हमें मिल रहा है ये कैसा है? सिमेट्रिकल है। और कार्बन डबल हो रहे हैं, पहले 1 कार्बन था तो 2 हो गए, 2 का 4 हो गया, 3 के 6 हो गए। तो हमेशा जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन रहेंगे। कोई दिक्कत? क्लियर या नहीं? यस सर। साक्षी, इसमें ड्राई ईथर का क्या रोल होगा? हमने कहीं यूज तो किया नहीं, तो यहाँ पे ड्राई ईथर का रोल क्या है? देखो, हेडिंग डाल लो पहले तो, रोल ऑफ ड्राई ईथर। बेसिकली जो हम रिएक्शन करवा रहे हैं उसमें हम सोडियम यूज कर रहे हैं, ठीक है? सोडियम के अलावा और कोई एलिमेंट यूज नहीं कर सकते, साक्षी याद रखना। जहां पे मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है मैं तुम्हें सारी पॉसिबिलिटीज बता दूंगा कि ये एलिमेंट यूज कर सकते हैं, ये एलिमेंट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ सोडियम लिखा है, मीन सोडियम। ठीक, हालाइड हम कोई भी यूज कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोडियम मीन सोडियम। अब यहाँ पे हम सोडियम यूज कर रहे हैं, तो सोडियम जो है वो एक ऐसा एलिमेंट है जो मॉइस्चर में आग पकड़ लेता है ना? तो मॉइस्चर में आग पकड़ लेता है तो हमारी रिएक्शन तो आग पकड़ लेगी अगर हल्का सा भी मॉइस्चर हुआ। तो हम उसके अंदर क्या डाल देते हैं? ड्राई ईथर। ड्राई ईथर क्या करता है, अगर हल्का फुल्का भी मॉइस्चर है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, फटाफट सोडियम को आग पकड़ने से बचा लेता है। ठीक है, तो बेसिकली इन दिस रिएक्शन वी आर यूजिंग सोडियम which catches fire,
if moisture is present. अगर मॉइस्चर हुआ तो सोडियम हाथ पकड़ लेगा। तो टू मेंटेन मॉइस्चर फ्री कंडीशन, ड्राई ईथर इज यूज्ड। अगर मॉइस्चर हुआ तो ड्राई ईथर उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। कोई डाउट? सर इस रिएक्शन में सोडियम और ड्राई ईथर फिक्स है ना? हाँ, सोडियम एंड ड्राई ईथर फिक्स है। इसके अलावा तुम्हें और कुछ नहीं देखने को मिलेगा, ना पोटेशियम, ना मैंगनीज, ना मैग्नीशियम। हम कुछ और नहीं ले सकते, सिर्फ सोडियम एंड ड्राई ईथर। करो नोट से फिलहाल। डन। अब बात आती है इसके मैकेनिज्म की। ये रिएक्शन मैकेनिज्म होता क्या है रिएक्शन का? कुछ आइडिया साक्षी, मैकेनिज्म क्या होता है? देखो, मैकेनिज्म होता है, देखो अभी तक हमने क्या कहा, हमने रिएक्शन लिख के बता दिया कि प्रोडक्ट ये बनेंगे, ऐसे ऐसे बनाने। ये तो हमने तरीका बना लिया ना याद करने का कि Cl को बाहर निकाल दो, उसके सामने उसकी मिरर इमेज बना दो। ये तो एक याद करने का तरीका हो गया, ठीक है। तो मैकेनिज्म क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप बताना कि हमारे प्रोडक्ट बने तो कैसे बने। मैकेनिज्म क्या है? डिटेल्ड स्टडी ऑफ एनी रिएक्शन, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप स्टडी ऑफ एन रिएक्शन टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। कि प्रोडक्ट बने तो कैसे बने, उसको स्टेप बाय स्टेप बताना। स्टेप बाय स्टेप स्टडी of a step-by-step study of any reaction step-by-step study of any reaction to explain the formation of products. To explain the formation of products. या हम कह सकते हैं deep insight into the reaction pathway. Deep insight into the reaction pathway. कि रिएक्शन के पाथ को डिस्कस करना, उस पर डिटेल स्टडी करना, उसको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिज्म। अब कुछ रिएक्शंस का मैकेनिज्म तुम्हारे सिलेबस में है। अभी तक हमने एक ही रिएक्शन की है, हाइड्रोजनेशन, उसका मैकेनिज्म हमने डिस्कस नहीं किया था। दूसरी रिएक्शन हम कर रहे हैं वुड्स रिएक्शन, उसका मैकेनिज्म तुम्हारे सिलेबस में है एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो अभी हम डिस्कस करते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो मैकेनिज्म की, मैकेनिज्म होता क्या है।
और दाल। चलो देखो आगे करते हैं। तो सबसे पहला है मैकेनिज्म ऑफ वुड्स रिएक्शन। देखो मैकेनिज्म को ना कभी भी याद नहीं किया जा सकता साक्षी। एक मैकेनिज्म पक्का आएगा पेपर में, समझ के याद किया जा सकता है। रट्टा लगाने की कोशिश करोगे बिना समझे, कभी भी याद नहीं होगा, कहीं ना कहीं गलती कर दोगे। एंड मैकेनिज्म को देखो एक ही तरीका है, या तो इसको मैं मतलब हर रोज का टेस्ट लूं 15 मिनट का जैसे हम लोग लेते थे, एंड तुम्हारे साथ वो केस में या तो तुम खुद प्रैक्टिस करके देखो, या फिर मुझे एक मैं तुम्हें क्लास से पहले 15-20 मिनट पहले कुछ क्वेश्चन दे दिया करूं। ऐसा कुछ हमें करना पड़ेगा ताकि तुम मैकेनिज्म याद कर पाओ। एटलीस्ट हर रोज टेस्ट की तरह एक तरह से दोगे तो कहीं ना कहीं मैकेनिज्म याद हो जाएंगे। ठीक है, वो उस पर हम वर्कआउट करते हैं कि कैसे किया जा सकता है। मैकेनिज्म बेसिकली पहले हम एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लेते हैं। मान लो हमारे पास इस रिएक्शन का हम इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं कि इसके प्रोडक्ट बने तो कैसे बने। हमने एक सिंपल सी वुड्स रिएक्शन ले ली। ठीक है, वुड्स रिएक्शन में हो क्या रहा है, हैलोजन बाहर निकल रहा है, हैलोजन बाहर निकल के उसी के सामने उसकी मिरर इमेज बन गई, +2 मोल्स ऑफ NaC। अब हमने ये रिएक्शन ले ली एंड अब हम इसके प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करेंगे। जब मैकेनिज्म बताना हो ना तो तुम्हें पहले प्रोडक्ट पता होने चाहिए कि क्या बनेगा, तभी तुम मैकेनिज्म बता पाओगे। अब तुम्हारे दिमाग में क्या चलना चाहिए कि मुझे किसी भी तरीके से रिएक्टेंट यूज करके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन बतानी है कि प्रोडक्ट बने तो कैसे बने। तो पहले स्टेप से शुरू करते हैं। तो सोडियम से शुरू करते हैं जो बेसिक एलिमेंट है। सोडियम क्या करता है साक्षी? सोडियम एक मेटल है, मेटल का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोसेस। बिल्कुल। तो एक काम कर सकते हैं, हम सोडियम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं। क्यों क्यों हमने ऐसा क्यों किया? देखो, एक तो हमें जनरली पता होना चाहिए कि सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है। दूसरा, हमें NaCl बनाना है। NaCl बनाने के लिए हमें Na+ और Cl- चाहिए होगा, तो Na+ बनाना ही पड़ेगा। तो हमने पहले स्टेप में क्या किया, हमने देखा कि अपने पास सोडियम है, सोडियम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए। लेकिन अपने पास 2 सोडियम थे, तो 2 सोडियम आयंस भी मिलेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स भी बाहर आएंगे। एक सोडियम आयन 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो 2 सोडियम आयन कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। पहला स्टेप क्लियर है? कोई डाउट? नो सर। अब सेकंड स्टेप में देखो, थोड़ा सा ये थोड़ा अलग सा स्टेप है, थोड़ा ध्यान से देखना। इसमें ये याद रखना कि जब हम CH3 लिखते हैं तो कार्बन ने बॉन्ड बनाया हुआ है क्लोरीन के साथ। ठीक है, CH3Cl। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन आया, थोड़ा समझो, समझने का एक तरीका है, मैंने इसका एक छोटा सा तरीका डेवलप किया है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन आया और क्लोरीन क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्लोरीन क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो इलेक्ट्रॉन को देखते ही क्लोरीन के मन में लालच आया, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और वो इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करता है। ठीक है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन आया, क्लोरीन ने क्या किया, कार्बन के साथ बॉन्डिंग तोड़ दी। कार्बन के साथ जो उसकी बॉन्डिंग थी वो उसने तोड़ दी। क्यों तोड़ी? ताकि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर पाए। जब तक वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है उसने, तब तक तो वो बंधा हुआ है, तब तक वो इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर सकता। तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए
इसने अपना कार्बन के साथ जो बॉन्ड था वो तोड़ दिया। ठीक है, कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन वापस मिल गया, क्लोरीन को अपना इलेक्ट्रॉन वापस मिल गया। जैसे ही बॉन्ड टूटा, क्लोरीन ने फटाफट इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना दिया, क्लोराइड। क्लोरीन ने फटाफट इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना दिया, क्लोराइड आयन, और मिथाइल रेडिकल जनरेट हो गया, CH3 रेडिकल। दोबारा समझो, देखो जैसे ही सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, क्लोरीन ने देखा कि इलेक्ट्रॉन आ गए। क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करता है। ठीक, तो जब तक क्लोरीन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है तब तक ये इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर सकता। तो फटाफट इसने अपना ये बॉन्ड तोड़ा, कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन को वापस मिल गया, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को मिल गया। क्लोरीन ने फटाफट बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना लिया, Cl-, और बचा क्या, CH3 रेडिकल। इसको हम मिथाइल फ्री रेडिकल बोलते थे GOC में, मिथाइल फ्री रेडिकल, याद है? यस सर। इस स्टेप में कोई दिक्कत? नो सर। ठीक, अब हमारे पास 2 मोल थे मिथाइल क्लोराइड के, तो दूसरे मोल के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, दूसरे मोल के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन ने गेन कर लिया होगा, इसने भी फटाफट अपनी बॉन्डिंग तोड़ दी होगी। इसको मैं डायरेक्ट ही दिखा देता हूं क्योंकि सेम ही प्रोसेस हो रहा है। तो फिर से अपने को एक मिथाइल रेडिकल मिल गया होगा और Cl- मिल गया होगा। ठीक, अब देखो, अब क्या हुआ, अब देखो मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनाना है, CH3 को CH3 के साथ जोड़ना है। प्रोडक्ट को ध्यान में रखना कि हमें क्या करना है, CH3 को CH3 के साथ जोड़ना है। तो देखो हमने CH3 तो जनरेट कर लिया है, हमने CH3 जनरेट कर लिया है। अब थोड़ा ध्यान से देखें, इस CH3 ने भी एक बॉन्ड बनाना है क्योंकि अभी तक इसने 3 ही बॉन्ड बना रखे हैं। दूसरे CH3 ने भी एक बॉन्ड बनाना है क्योंकि इसने भी 3 ही बॉन्ड बनाए हैं। तो ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, दोनों अनस्टेबल हैं, दोनों को एक एक बॉन्ड बनाना है, तो ये मिलजुल के एक बॉन्ड बना लेते हैं। ये मिलजुल के क्या करेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे, कोई दिक्कत, और हमारा पहला प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। कोई भी डाउट? सर अभी हमने जो लास्ट स्टेप किया है उसमें हमारा वो प्रोडक्ट फॉर्म हो गया है, फिर Cl अभी नहीं लेना है। नहीं, अब लास्ट स्टेप में हम Cl वाला दिखा देते हैं। अब 5th स्टेप में हम क्या दिखा देंगे कि अपने पास 2 सोडियम आयंस बने हुए हैं और क्लोराइड आयन भी 2 तैयार हैं, और वो सब मिलके क्या बना लेंगे, 2 मोल्स ऑफ NaCl। वो बाय प्रोडक्ट है, पहले हम मेन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन दिखाते हैं। मेन प्रोडक्ट क्या है अपने लिए, CH3 हाइड्रोकार्बन। ये तो साइड प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट। क्लियर या नहीं? यस सर। ये जो हमने मैकेनिज्म बनाया, ये है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ वुड्स रिएक्शन। ये जो मैकेनिज्म हमने बनाया है, ये है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। नोट करो इसे। सेकंड मैकेनिज्म, इसी रिएक्शन का एक और मैकेनिज्म है जो दूसरे साइंटिस्ट ने दिया है, आयनिक मैकेनिज्म ऑफ वुड्स रिएक्शन। हर एक साइंटिस्ट की अपनी अपनी सोच होती है, तो किसी दूसरे साइंटिस्ट ने सोचा कि रिएक्शन को दूसरे तरीके से भी किया जा सकता था। और दोनों मैकेनिज्म तुम्हारे एनसीईआरटी सिलेबस में है। मैं मैकेनिज्म सिर्फ उन्हीं का कराऊंगा जो एनसीईआरटी सिलेबस में हमें चाहिए, ठीक है, ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना रहे। आयनिक मैकेनिज्म ऑफ वुड्स रिएक्शन, देखो मैकेनिज्म बनाने के लिए हमें एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन तो चाहिए ही ना, तो ये एक रिएक्शन तो चाहिए जिसका हम मैकेनिज्म एक्सप्लेन करें। तो हम यही रिएक्शन ले लेते हैं, सिंपल सी रिएक्शन है,
और इजी गोइंग रिएक्शन है, तो हमने फिर से यही रिएक्शन ले ली जिसका मैकेनिज्म हम फ्रेम करने वाले हैं। रिएक्शन तो हमें पता है कि Cl हट के उसके सामने मिरर इमेज आ जाएगी और 2 मोल्स NaCl आ जाएंगे। अब इसका मैकेनिज्म में पहला स्टेप बिल्कुल सेम है जैसे पहले था। सोडियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, सोडियम आयन बना रहा है, क्योंकि उसका काम ही ये है। अपने पास 2 सोडियम आयन थे, 2 सोडियम थे तो 2 सोडियम आयन बने होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आए होंगे। इवन सेकंड स्टेप भी सेम है, क्योंकि क्लोरीन है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही, तो उसका काम है इलेक्ट्रॉन गेन करना। जैसे ही इलेक्ट्रॉन दिखा, क्लोरीन ने कार्बन को बॉन्ड तोड़ दिया। जैसे ही बॉन्ड टूटा, मिथाइल रेडिकल अलग हो गया और क्लोरीन ने बाहर से इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लिया, Cl-। कोई डाउट यहां तक? दूसरी पॉसिबिलिटी बता सकती है उस्ताक्षी कि क्या हो सकता है? इसके आगे का स्टेप क्या हो सकता है, कुछ आइडिया? बस तो फिर भी एक गेस। देखो, पहले हमने क्या किया था, दोनों मोल अल्काइल हैलाइड के लिए थे, एक एक करके दोनों में बॉन्ड तोड़ दिया था और Cl- बना दिया था, ऐसे ही किया था। अब ये साइंटिस्ट क्या कहता है, ये कहता है कि भाई अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लोरीन ले गया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन अब कौन गेन करेगा, मिथाइल। ये कह रहा है कि भाई हमने इसका बॉन्ड तोड़ तो दिया, जब बॉन्ड तोड़ा तो एक इलेक्ट्रॉन कौन ले गया, क्लोरीन। क्लोरीन की पावर ज्यादा थी, लेकिन अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन अब इस रेडिकल को दे दो, वो एक इलेक्ट्रॉन अब इस रेडिकल को दे दो। तो इस मैकेनिज्म में हमने क्या किया कि जो मिथाइल रेडिकल बना था उसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करवा दिया और वो क्या बन गया, CH3-। क्लियर है साक्षी, कोई डाउट? सर ऊपर तो 2 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से CH3 एक ही ले रहा है। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने गेन कर लिया, पहले क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ था वो CH3 ने गेन कर लिया। क्लियर? यस सर। अब CH3 बन गया है एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशी, और नेगेटिवली चार्ज स्पीशी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। याद आया? नेगेटिवली चार्ज स्पीशी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। ठीक, अब देखो, अब हमने क्या क्या यूज कर लिया, हमने दोनों सोडियम यूज कर लिए, 1 मोल अल्काइल हैलाइड यूज कर लिया, और अभी तक हमारा प्रोडक्ट नहीं बना। तो हम एक काम करते हैं, दूसरे मोल अल्काइल हैलाइड को लेते हैं और देखते हैं किसी तरीके से प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब क्या हुआ, दूसरा मोल CH3Cl का था और अपने पास है एक न्यूक्लियोफाइल CH3-। अच्छा साक्षी, इस क्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज होगा, पार्शियल नेगेटिव, और इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव। कोई डाउट? क्योंकि क्लोरीन नो इलेक्ट्रॉन सर। नेगेटिव है और कार्बन इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव। ठीक है, तो अब ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे, नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे। मिथाइल ने जाके कार्बन के ऊपर अटैक कर दिया, अटैक कर दिया मतलब उसके ऊपर बॉन्ड बना दिया। दोबारा से सुनो, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मिथाइल ने जाके इसके ऊपर अटैक कर दिया। अटैक करने का मतलब ऑर्गेनिक में होता है बॉन्ड बनाना। ठीक, तो मिथाइल ने क्या किया, CH3 के ऊपर जाके अटैक कर दिया। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। लेकिन क्या CH3 Cl वाला जो CH3 है, ये वाला जो CH3 है जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, क्या ये बाहर से जो मिथाइल ग्रुप है
जिसने अभी अभी इसके ऊपर अटैक किया है, क्या ये इसके साथ बॉन्ड बना सकता है? क्या लगता है साक्षी, क्या ये बॉन्ड बना सकता है? यस और नो? देखो, इसने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, इसने अटैक किया मतलब बॉन्ड बनाने की कोशिश की, नया बॉन्ड। लेकिन कार्बन क्या है, पहले से ही 4 बॉन्ड बना के बैठा है। तो जब तक कार्बन के 4 बॉन्ड बने हुए हैं तो ये कोई भी नया बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो जब ये इसके ऊपर आके अटैक करेगा मतलब जब ये इसके साथ नया बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन को अपना पुराना बॉन्ड तोड़ना होगा। और वो कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा? क्लोरीन का। वो कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा? क्लोरीन वाला बॉन्ड तोड़ देगा, क्योंकि क्लोरीन पहले ही इलेक्ट्रॉन लेके जा चुका है। आधे से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहले ही क्लोरीन लेके जा चुका है, उनका बॉन्ड पहले ही वीक हो चुका है। ठीक, दोबारा समझो, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। तो क्या हुआ, CH3 ने एज अ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक कर दिया। अटैक करने का मतलब ऑर्गेनिक में है बॉन्ड बनाना, तो मतलब इसने इसके साथ एक नया बॉन्ड बनाने की कोशिश की। लेकिन कार्बन पहले से ही 4 बॉन्ड बना के बैठा था, तो वो नया बॉन्ड बनाने के लिए उसको एक पुराना बॉन्ड तोड़ना होगा। उसने क्लोरीन को फटाफट बाहर निकाल दिया, जिससे क्या हुआ, जो CH3 था उसने पुराने वाले CH3 के साथ बॉन्ड बना लिया और Cl- को बाहर निकाल दिया गया। आया समझ या नहीं? इसका मतलब फोर्थ स्टेप में 2 चीजें हो रही है, Cl भी ब्रेक हो रहा है। हाँ, मतलब इस स्टेप में 2 चीजें हो रही हैं, हमारा प्रोडक्ट भी बन रहा है और साथ ही साथ Cl को बाहर जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि एक नया बॉन्ड कार्बन ने बनाया है। एक नया बॉन्ड बनाने के लिए उसको पहले पुराना बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो 4 बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड तो बना नहीं सकता, पहले उसके 4 बॉन्ड बने हुए थे। तो अगर वो नया बॉन्ड बनाएगा तो उसको पुराना बॉन्ड तोड़ना होगा, और हमेशा पुराना बॉन्ड कौन सा टूटता है? जिसमें चार्जेस आ चुके होते हैं, क्योंकि वो बॉन्ड वीक हो जाता है। क्लियर? यस सर। एंड एट लास्ट प्रोडक्ट तो बन ही चुका है। अब तो बस हमें सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन बतानी है। 2 सोडियम आयंस हैं, 2 क्लोराइड आयंस हैं, दोनों मिलके क्या बना लेंगे? NaCl। साक्षी समझ आया? कोई डाउट तो बताओ। सर आ गया समझ। आ गया समझ? बस एरोस का ध्यान रखना साक्षी, एरोस कहीं पे भी उल्टी नहीं होनी चाहिए। जैसी एरोस मैंने बनाई है सेम वैसे ही। कई बच्चे ऐसे कर देते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं। उल्टा एरो नहीं चलेगा, ये कार्बन अटैक नहीं। एरो का मतलब क्या है बेसिकली, जहां से एरो शुरू हो रही है मतलब वो अटैक करने जा रहा है, और जहां एरो का हेड बनाया है मैंने मतलब उसके ऊपर अटैक हो रहा है। ये अटैक करने जा रहा है किसके ऊपर? इस कार्बन के ऊपर। फिर ये कार्बन क्या कर रहा है? क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देके भेज रहा है बाहर। तो एरो हेड्स का बहुत मतलब है यहाँ पे। एरो हेड्स के बिना पूरे नंबर कभी नहीं मिलेंगे अगर एरो हेड्स नहीं बनाओगे। अगर नहीं आते हैं तो मत बनाओ, लेकिन गलत मत बनाना, गलत बनाने से नंबर कट जाएंगे। अगर नहीं आओगे, नहीं एरोस बनाओगे तो कम से कम कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएंगे एटलीस्ट। वैसे तो कोशिश करो कि एरोस को समझो कि क्या हो रहा है। अगर वो समझोगे ना कि क्या हो रहा है तो एरोस ऑटोमेटिकली बनने लगेंगे। करो नोटर, आगे करते हैं। एक प्रोडक्ट ही कर दो, एक काम करो, एक रिएक्शन का पहले प्रोडक्ट बताओ, फिर अगली रिएक्शन पे चलते हैं। या इसी रिएक्शन पे रुक जाओ 2 मिनट, एक क्वेश्चन करते हैं। साक्षी, हमने ये कहा कि इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन हैं, कहा या नहीं? बेसिकली इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें
तो हम CH3Cl के 2 मोल्स ले रहे हैं, और हम 2 मोल ले रहे हैं किसके? सोडियम के। तो बेसिकली हो क्या रहा है, दोनों में से ClCl बाहर जा रहा है, दोनों में से ClCl बाहर जा रहा है, इस जिसके कारण CH3 की बॉन्डिंग हो रही है किसके साथ? CH3 के साथ। समझ आ रहा है साक्षी या नहीं? एक बार लास्ट लाइन दोबारा बोलना। देखो इस सेक्शन में हमने क्या कहा कि Cl बाहर चला जाता है, Cl के बाहर जाने से मिथाइल रेडिकल बनता है। अभी अभी मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया, तो मैकेनिज्म में हमने क्या कहा कि CH3Cl है अपने पास, उसमें से Cl बाहर चला जाता है, Cl बाहर चला जाएगा तो मिथाइल रेडिकल बनेगा। मिथाइल रेडिकल अपने ही मिथाइल रेडिकल के साथ जुड़ के क्या बना रहा है? CH3 बना रहा है या नहीं? यस। हमने ऐसा क्यों लिखा कि इस रिएक्शन में इवन नंबर ऑफ कार्बन्स ही प्रिपेयर किए जा सकते हैं, जबकि अभी तक हम क्या कर रहे थे? 2 सेम मोल ले रहे थे अल्काइल हैलाइड का। ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि एक हम CH3Cl ले लेते हैं। देखो थोड़ा ध्यान से सुनना, एक हम CH3Cl ले लेते हैं, एक हम ले लेते हैं CH3CH2Cl। दो अलग अलग अल्काइल हैलाइड्स ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, दो अलग अलग अल्काइल हैलाइड्स ले लेते हैं, उसको रिएक्ट कराते हैं 2 मोल सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो होगा क्या? ध्यान से सुनो, होगा क्या? इसमें से जब हम Cl बाहर निकालेंगे तो मिथाइल रेडिकल बन जाएगा। ठीक, इसमें से जब हम Cl बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? इथाइल रेडिकल बन जाएगा। बनेगा ये नहीं? यस सर। अब इस कार्बन को भी एक बॉन्ड बनाना है, इस कार्बन को भी एक बॉन्ड बनाना है, तो ये भी तो आपस में बॉन्ड बना सकते हैं। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? CH3CH2। इसके साथ बॉन्डिंग किसकी हो गई? CH3 की। तो ये तो ऑड नंबर ऑफ कार्बन वाला भी तो प्रोडक्ट बन गया। क्वेश्चन नंबर 1, क्या ये रिएक्शन सही है? क्या लगता है साक्षी, क्या रिएक्शन सही है? हमने बस चेंज क्या किया, 2 मोल अल्काइल हैलाइड की जगह 2 अलग अलग अल्काइल हैलाइड ले लिए हैं, एक एक मोल, एक मोल इसका, एक मोल इसका। Cl बाहर निकला, रेडिकल बन गया, Cl बाहर निकला, रेडिकल बन गया। इस कार्बन को एक बॉन्ड बनाना था, इस कार्बन को एक बॉन्ड बनाना था, दोनों ने आपस में बॉन्डिंग करी और ऑड नंबर ऑफ कार्बन का एक एल्केन मिल भी गया। क्या ये रिएक्शन सही है? रिएक्शन एकदम सही है। चलो खैर छोड़ दो इस क्वेश्चन को, रिएक्शन एकदम सही है, रिएक्शन में कोई गड़बड़ नहीं है। हमने रिएक्शन एकदम सही बनाई है और ये रिएक्शन होती भी है। लेकिन फिर हमने वुड्स रिएक्शन में ऐसा क्यों लिखा कि इवन नंबर ऑफ कार्बन्स ही हम प्रिपेयर करते हैं? व्हाई दिस रिएक्शन इज नॉट प्रेफर्ड? अगर रिएक्शन सही है तो व्हाई दिस रिएक्शन इज नॉट प्रेफर्ड? मेन क्वेश्चन क्या है कि व्हाई दिस रिएक्शन इज नॉट प्रेफर्ड, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। ये एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है, पहला नहीं है, आई थिंक एग्जाम्पलर का पहला है, देख लेना एक बार। क्वेश्चन ये है, व्हाई Wood's reaction is not used? Why Wood's reaction is not used for preparing alkanes with odd number of carbons? साक्षी सोचो क्या आंसर दे सकते हैं। रिएक्शन एकदम सही है,
फिर भी हम उसको नहीं यूज कर रहे हैं, क्यों? नहीं, सर इसमें फ्री रेडिकल और भी बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। कैसे? सर मतलब अभी तो हमने CH3 फ्री रेडिकल और CH3CH2 से बनाया, बट वो स्टेप हाँ, तो और भी कर सकता है जैसे हमने पहले लिखा है। उसमें तो सिर्फ CH3 था, बट इसमें तो एक और है। कौन से बॉन्ड बना सकता है? कोई एक एग्जांपल जो एक्स्ट्रा बॉन्ड मतलब तुम कह रही हो कि बन जाएगा। सर मैं तो स्टेप देख के कह रही हूँ, जैसे कि पहले हमने Cl प्लस CH3 किया था, हम्म, और उसमें फिर फ्री रेडिकल था इसलिए बॉन्ड बना लिए। हम्म। और उसके इसमें तो एक और केस है, CH3CH2। मतलब इससे मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, ये कहने की कोशिश? ये सर और भी वो बन सकता है। देखो देखो, हाँ। ठीक है ठीक है, देखो समझो इसे। बेसिकली हमने इसका लिया है 1 मोल अल्काइल हैलाइड, ठीक है ना? 1 मोल में तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे रेडिकल्स बने होंगे, ये एक रेडिकल नहीं बना है, ऐसे बहुत सारे रेडिकल्स हैं मिक्सचर के अंदर। 1 मोल के अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, तो मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ रेडिकल्स बने होंगे। सिमिलरली ऐसे ही एवोगैड्रो नंबर ऑफ इथाइल रेडिकल्स भी बने होंगे, तो यहाँ पे मल्टीपल पॉसिबिलिटीज जनरेट होंगी। आंसर इसका कैसे लिखोगे? आंसर सीधा सा आएगा कि भाई अगर आपको ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स बनाने हैं तो आपको 2 अलग अलग अल्काइल हैलाइड यूज करने होंगे, और तो कोई रास्ता नहीं है। अगर आपको ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स वाली रिएक्शन बनानी है तो आपको 2 अलग अलग अल्काइल हैलाइड यूज करने होंगे। तो पहली लाइन में हम क्या लिखते हैं? इफ वी नीड टू प्रिपेयर if we need to prepare alkane with odd number of carbons, if we need to prepare alkane with odd number of carbons using Woods reaction, then two different alkyl halides, two different alkyl halides must be used. This will lead to the formation of, this will lead to formation of more than one type of free radicals, more than one type of free radicals. यहां तक कोई डाउट? अब मतलब ऊपर वाली रिएक्शन ठीक थी।
हाँ, रिएक्शन तो वो एकदम ठीक है, लेकिन उसको हम प्रेफर नहीं कर रहे हैं बनाने के लिए। क्यों नहीं कर रहे हैं उसकी रीजनिंग अभी देंगे। रिएक्शन एकदम सही है, रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन हम उसको यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते वो भी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे अब हम। फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन, फॉर प्रिपरेशन of propane, we have to use methyl chloride, and ethyl chloride. अगर हमें प्रोपेन बनाना है तो हमें मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड यूज करना होगा, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ methyl radicals and ethyl radicals. Leading to the formation of methyl free radicals and ethyl free radicals. Now there are multiple possibilities. Now there are multiple possibilities. अब यहाँ पे मल्टीपल पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं। पॉसिबिलिटी नंबर 1 क्या है कि मिथाइल रेडिकल अपने ही मिथाइल रेडिकल के साथ कंबाइन कर जाए, क्योंकि मिक्सचर में तो ऐसे बहुत सारे रेडिकल्स हैं ना। अगर मिक्सचर में ऐसे बहुत सारे रेडिकल्स हैं तो हो सकता है कि दोनों आपस में जुड़ जाएं। कोई डाउट? पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इथाइल रेडिकल अपने इथाइल रेडिकल के साथ जुड़ जाए। इथाइल रेडिकल अपने ही इथाइल रेडिकल के साथ जुड़ जाए और क्या बना ले? ब्यूटेन। तीसरी पॉसिबिलिटी वो है जो हमें चाहिए कि मिथाइल रेडिकल जुड़े किसके साथ? इथाइल रेडिकल के साथ। मिथाइल रेडिकल जुड़े किसके साथ? इथाइल रेडिकल के साथ, और क्या बना दे? प्रोपेन। यहां तक कोई डाउट साक्षी? ये तीनों पॉसिबिलिटीज क्लियर? यस सर। तो अब 3 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। पहले एक ही प्रोडक्ट मिल रहा था। देखो, जब हम एक ही टाइप का अल्काइल हैलाइड यूज कर रहे थे तो एक ही टाइप के रेडिकल मिल रहे थे, तो उसी को अपने के साथ जुड़ने की पॉसिबिलिटी थी। एक ही टाइप का रेडिकल मिल रहा था, वही उसके साथ जुड़ के क्या बना रहा था? एक ही टाइप का प्रोडक्ट। कोई सेकंड प्रोडक्ट बनने का चांस ही नहीं था। ठीक, अब जब हमने दो अलग अलग अल्काइल हैलाइड यूज किए तो दो अलग अलग रेडिकल्स मिले, एंड देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट्स। तो हम यहां कह सकते हैं हेंस mixture of products will be obtained. Mixture of products will be obtained. अब अपने को सिंगल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, mixture of products will be obtained. Mixture of products will be obtained, hence yield of required product will be very low. Yield of required product will be very low. कोई डाउट? क्लियर या नहीं? यस सर। पहले 100% एक ही प्रोडक्ट मिल रहा था,
अब मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है, मिक्सचर मिल रहा है तो जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है उसकी अमाउंट में तो कमी आएगी ही आएगी. Hence this method is not preferred for preparing even odd number of carbons. Hence Woods reaction is not preferred. ऐसा नहीं कि कर ही नहीं सकते, बस हम प्रेफर नहीं करते हैं. Hence Woods reaction is not preferred for preparing alkane with odd number of carbons. Alkane with odd number of carbons. नोट करें इसे यहां से, यहां से